जब कोई बच्चा लगातार नियमों को तोड़ता है, गुस्सा दिखाता है या फिर ध्यान नहीं लगा पाता, तो उसे बुरा या बिगड़ा हुआ कह देना बहुत आसान होता है। लेकिन क्या हो अगर ये बर्ताव कोई कमी ना हो, बल्कि कुछ और कहने का एक तरीका हो? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का आप कह सकते हैं बेसिस है। ये एक ऐसी लाइन है जो अक्सर धुंधली सी लगती है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स के लिए नहीं है, बल्कि उस बच्चे के भविष्य के लिए भी। तो इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है जैक की, एक ऐसा लड़का जिसकी चुनौतियां हमें इस विषय को गहराई से देखने में मदद करेंगी। जब एक्सपर्ट्स जैक से मिले तो उन्होंने सबसे पहले उसकी खूबियों को पहचाना। ये कोट बताता है कि वो होशियार था, देखभाल करने वाला था और उसमें बहुत पोटेंशियल था। और ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी बच्चे की कहानी सिर्फ उसकी परेशानियों की कहानी नहीं होती। तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। एक तरफ जैक एक पॉपुलर एक्टिव बच्चा है, लेकिन दूसरी तरफ वही बच्चा सामाजिक तौर पर इमेच्योर है, बेचैन है और बात नहीं मानता। और यही जो दोहरापन है ना, इसी वजह से ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और लोग अक्सर इसे गलत समझ बैठते हैं। तो ये जैक की कुछ परेशानियां थी। क्लास में ध्यान न दे पाना, लगातार बेचैन रहना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करना और इमोशनली रिएक्ट करना, जैसे कि अचानक किसी को मार देना या रोने लगना। ये वो सारे साइन थे जिन्होंने उसके पेरेंट्स और टीचर्स को परेशान कर दिया था। ये सवाल सीधा उसकी केस स्टडी से ही आता है और ये बहुत जरूरी है। कई लोग कह सकते हैं, अरे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स और टीचर्स को लग रहा था कि बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें व्यक्तिगत कहानी से आगे बढ़कर क्लिनिकल फ्रेमवर्क को देखना होगा। तो चलिए अब जैक की कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन बड़ी क्लिनिकल डेफिनेशंस को समझते हैं जो इस तरह के बिहेवियर को कैटेगराइज करने और समझने में मदद करती हैं। ये सिर्फ टैग्स या लेबल नहीं हैं, बल्कि चीजों को समझने के टूल्स हैं। तो सबसे पहला डायग्नोसिस है ADHD। इसके मुख्य लक्षण हैं ध्यान न दे पाना, बहुत ज्यादा एक्टिव होना और बिना सोचे समझे काम करना। याद है जैक कैसे बेचैन रहता था और क्लास में जवाब देने के लिए चिल्लाता था? ये सारे लक्षण सीधे सीधे ADHD से जुड़ते हैं। दूसरा है ODD यानी ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ये क्या है? ये असल में एक पैटर्न है जिसमें बच्चा लगातार गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है और बात नहीं मानता। मतलब ये सिर्फ कभी कभी ना बोलना नहीं है, बल्कि ना मानने का एक लगातार पैटर्न है। अब अगर हम इस डिस्टर्बिंग बिहेवियर के स्पेक्ट्रम पर और आगे बढ़ें तो हमें मिलता है कंडक्ट डिसऑर्डर यानी CD, जो एक और भी सीरियस कंडीशन है। इसमें बिहेवियर का एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें दूसरों के अधिकारों का लगातार उल्लंघन होता है, जैसे कि आक्रामक होना या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये ODD और CD के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। ODD में ज्यादातर जुबानी गुस्सा और बात ना मानना शामिल होता है, जबकि CD में फिजिकल एग्रेशन और नियमों का गंभीर उल्लंघन शामिल हो जाता है। और ये जो आंकड़ा है, ये सच में चौंकाने वाला है। जिन बच्चों को कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, उनमें से 90% को पहले ODD रह चुका होता है। ये दिखाता है कि इन दोनों कंडीशंस के बीच एक कितना मजबूत कनेक्शन है और इसीलिए शुरुआती समझ बहुत जरूरी हो जाती है। तो जैक की कहानी पर वापस आते हैं। एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कि उसकी परेशानियों को ADHD और ODD इन दोनों डायग्नोसिस से सबसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। अब देखिए, ये उसे कोई बुरा बच्चा नहीं बना देता, ये हमें उसके बिहेवियर को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। तो ठीक है, अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस तो हैं, पर अगला सवाल ये उठता है कि ये बिहेवियर आता कहाँ से है। अब हम सिर्फ लेबल लगाने से आगे बढ़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का क्यों क्या है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक पेड़ के बारे में सोचिए। जो बिहेवियर हम देखते हैं वो तो बस टहनियां हैं, लेकिन जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी और कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये जड़ें भूख या थकान जैसी सिंपल चीज़ों से लेके ब्रेन डिफरेंसेस और जेनेटिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स तक हो सकती हैं। और ऐसा बहुत कम होता है कि वजह सिर्फ एक हो। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की शुरुआत करने के लिए प्रोफेशनल्स अक्सर एक मॉडल यूज करते हैं जिसे ABC मॉडल कहते हैं, एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस।
ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टूल है जो किसी खास बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट को समझने में मदद करता है। मतलब बिहेवियर क्यों हुआ और इसके ठीक बाद क्या हुआ। तो इससे सबसे बड़ी बात जो समझ आती है वो ये है कि जो बिहेवियर हम सतह पर देखते हैं, गुस्सा, बात न मानना, ध्यान की कमी, वो अक्सर गहरे आपस में जुड़े हुए मुद्दों का सिर्फ एक लक्षण होता है। जैसा कि आप इस आइसबर्ग में देख सकते हैं, ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और यहीं से हम इस पूरे एनालिसिस के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, एक फंडामेंटल बदलाव कि हम इस तरह के बिहेवियर को देखते कैसे हैं। ये जो कोट है ना, ये सब कुछ बदल देता है। चुनौतीपूर्ण व्यवहार एक मैसेज है। एक बच्चा जो मार रहा है या चिल्ला रहा है, वो सिर्फ हंगामा नहीं कर रहा, वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है जिससे वो शब्दों में नहीं कह पा रहा है। इस बात को फिर से समझते हैं। बिहेवियर असली प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये एक अधूरी ज़रूरत की ओर इशारा कर रहा है, जैसे कि सेफ्टी की ज़रूरत, या फिर एक कमज़ोर स्किल की तरफ, जैसे कि अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना। तो हमारा गोल उस बिहेवियर को रोकना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो बिहेवियर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल ये है कि इस नई समझ के साथ हम करते क्या हैं? ये हमें ज़्यादा असरदार समाधानों की ओर ले जाता है। चलिए अब आगे के रास्ते पे एक नज़र डालते हैं। अच्छा, इस मैसेज को समझने का जो एक फॉर्मल प्रोसेस है, उसे फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट या FBA कहते हैं। ये बिहेवियर को समझने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। ये पहचानने से शुरू होता है कि बिहेवियर दिखता कैसा है और एक ऐसा प्लान बनाने पर ख़त्म होता है जो बच्चे को नई स्किल्स सिखाए। मतलब ये सज़ा देना नहीं है, ये सिखाना है। और ये हमें वापस जैक की कहानी पर ले आता है। एक प्रॉपर असेसमेंट के बाद उसके लिए एक पर्सनलाइज्ड प्लान बनाया गया। इसमें बिहेवियरल इंटरवेंशंस शामिल थे ताकि वो सेल्फ रेगुलेशन सीख सके, और उसके ADHD के लिए मेडिकल सपोर्ट भी। ये सिर्फ उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के बारे में नहीं था, बल्कि उससे वो टूल्स देने के बारे में था जिनकी उसे कामयाब होने के लिए ज़रूरत थी। तो चलिए हम इस सोच को जगाने वाले सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर बच्चों का ऐसा बिहेवियर सच में एक मैसेज है, तो जब हम सिर्फ उसे चुप कराने पर या सज़ा देने पर ध्यान देते हैं, तो हम असल में क्या सुनने से चूक जाते हैं। हम बच्चे की उस ज़रूरत, उसके डर या उस स्किल के बारे में क्या नहीं समझ पाते जिसे सीखने के लिए उसे हमारी मदद चाहिए।